हेलो फ्रेंड्स, आज हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के टॉपिक एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी एरिक्सन का सामाजिक विकास सिद्धांत के बारे में समझेंगे। जो एरिक एरिक्सन थे वो ईगो साइकोलॉजिस्ट थे, अहम मनोवैज्ञानिक थे। उनकी जो ये थ्योरी है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, ये मोस्ट पॉपुलर और इन्फ्लुएंस थ्योरी है डेवलपमेंट की, मतलब विकास की। ये एक प्रभावशाली और लोकप्रिय थ्योरी में से एक है। जो हमारे एरिक्सन थे उनकी थ्योरी किस पे बेस्ड थी? उनकी थ्योरी थी साइको सोशल डेवलपमेंट, जो क्या था, मनो सामाजिक विकास पर केंद्रित थी। पर उनका जो काम था वो किसकी थ्योरी पे बेस्ड था, या उनके काम पे किसका इम्पैक्ट दिखता है? उनके काम पे साइको एनालिस्ट सिगमंड फ्राइड के वर्क का इम्पैक्ट दिखता है। मतलब एरिक्सन ने जो थ्योरी बनाई वो किसके काम पे आधार पे बनाई? सिगमंड फ्राइड के आधार पे। जो सिगमंड फ्राइड थे उन्होंने कौन सी थ्योरी दी? उन्होंने साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी दी, मनोवैज्ञानिक के विकास के बारे में समझाया। पर एरिक्सन ने किसके बारे में बताया? साइको सोशल डेवलपमेंट, मनो सामाजिक विकास के बारे में बताया। जो साइको सोशल वर्ड है, एरिक्सन की जो थ्योरी का साइको सोशल वर्ड है, दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला साइको, दूसरा सोशल। साइको मीन्स क्या होता है? साइको आप इसे रिलेट कर सकते हैं माइंड से, ब्रेन से, पर्सनैलिटी से। और सोशल मीन्स जो भी एक्सटर्नल रिलेशनशिप और एनवायरनमेंट की बात करिए। तो साइको सोशल क्या है? आप अगर साइको को कह रहे हैं कि हमारा माइंड या ब्रेन या हमारी पर्सनैलिटी कैसे सोशल, हमारे कैसे एक्सटर्नल रिलेशनशिप या एनवायरनमेंट के हमारी पर्सनैलिटी में या हमारे माइंड में या हमारे ब्रेन में क्या इफेक्ट डालता है, यही एरिक्सन ने अपनी साइको सोशल थ्योरी में बताया। जो एरिक्सन थे उन्होंने अपनी जो 8 स्टेज थ्योरी है ह्यूमन डेवलपमेंट की, कि कोई भी व्यक्ति क्या है, 8 स्टेजों से, 8 स्टेज से ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है। उन्होंने फर्स्ट अपनी जो बुक थी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी में पब्लिश किया अपनी 8 स्टेज थ्योरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट को। मतलब जो मानव विकास के 8 चरण है, उसका सिद्धांत उन्होंने अपनी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी बुक में पब्लिश किया इन 1950। जो एरिक्सन थे वो उनका क्या मानना था कि कोई भी व्यक्ति का डेवलपमेंट क्या होता है, एक सीरीज में होता है। कि किसी भी व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है या व्यक्तित्व चरणों का विकास है, वो एक श्रृंखला में होता है, एक सीरीज में होता है। और उसका क्या मानना था कि कोई भी व्यक्ति का जो पूरा जीवन काल कहिए, जो उनकी होल लाइफ स्पेन की बात करिए, तो उसमें क्या होता है, उसका सोशल एक्सपीरियंस का इम्पैक्ट पड़ता है। कि मतलब जैसे व्यक्ति अपना जीवन काल जीता है, वैसे वैसे क्योंकि उनकी साइको सोशल है, साइको उनके किसी भी व्यक्ति के अगर माइंड में उसका जो एनवायरनमेंट है उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो एरिक्सन ने अपनी थ्योरी में क्या डिस्क्राइब किया, क्या समझाया, कि किसी भी व्यक्ति की जो पूरी लाइफ स्पेन है, पूरा जीवन काल है, उसमें जो भी उसके सामाजिक अनुभव, जो भी उसके सोशल एक्सपीरियंस है, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, यही एरिक्सन ने अपनी साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी में डिस्क्राइब किया या वर्णन किया। जो एरिक्सन थे उनका इंटरेस्ट क्या था इस थ्योरी के थ्रू, कि वो ये जानना चाहते थे कि किसी भी ह्यूमन बीइंग का, किसी भी व्यक्ति का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, उसमें जो उसका सोशल इंटरेक्शन या सोशल रिलेशनशिप का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी व्यक्ति की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। किसी भी व्यक्ति के, किसी भी मानव के विकास में उसका जो सामाजिक संपर्क संपर्क है, या जो भी वो रिश्ते हैं, चाहे वो उसके पेरेंट्स हैं या उसकी नेबरहुड है, किसी का भी जो उसका सोशल एनवायरनमेंट है, उसके उसके डेवलपमेंट में क्या फर्क पड़ता है ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट और ग्रोथ में। जो एरिक्सन की थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है? वो बेस्ड है एपिजेनेटिक प्रिंसिपल। ठीक है। जो एपिजेनेटिक मीन्स क्या होता है? एपी मीन्स क्या होता है? आप ये समझिए बाहर से, एपी मतलब अपर समझिए या बाहर से समझिए, और जेनेटिक क्या होता है? जो जीन्स, जो या आप जीन्स कह लीजिए या हेरिडिटी में कह लीजिए। तो उनकी थ्योरी क्या बेस है? एपिजेनेटिक प्रिंसिपल पे। और इस प्रिंसिपल क्या बताता है कि कोई भी व्यक्ति कैसे ग्रो करता है, एक सीक्वेंस में ग्रो करता है, और एक टाइम पीरियड के बाद धीरे धीरे वो एक लार्ज कम्युनिटी में कन्वर्ट हो जाता है, उसका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है। अब हम जो एरिक्सन के जो स्टेजेस हैं उसके थ्रू हम समझेंगे कि जो एरिक्सन थ्योरी
कहती है कि किसी भी व्यक्ति का जो विकास हो रहा है वो किस पे हो रहा है, उसके एपिजेनेटिक प्रिंसिपल पे, कैसे उसके जीन्स पे उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है। अब बात आती है, जो कन्फ्लिक्ट की बात आती है, संघर्ष की बात होती है, तो एरिक्सन की आप थ्योरी में देखेंगे कि जो व्यक्ति का विकास हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, हर एक स्टेज में व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने विकास में, अपने डेवलपमेंट में संघर्ष कर रहा है। तो एरिक्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि कोई भी व्यक्ति का जो साइकोलॉजिकल क्वालिटीज हैं, जो उसकी मनोवैज्ञानिक गुणवत्ता है, उसके विकास में या तो वो क्या कर रहा है, विकास करेगा, या वो उस विकास में विफल हो जाएगा। तो उसकी जो पॉइंट ऑफ व्यू था थ्योरी का, वो क्या था कि कोई भी व्यक्ति की जो साइकोलॉजिकल क्वालिटीज हैं, जो मनोवैज्ञानिक गुणवत्ता है, उसके लिए व्यक्ति क्या है, उसके डेवलप होने में कन्फ्लिक्ट करता है, या तो वो क्या होगा, डेवलप करेगा, या उसका डेवलपमेंट क्या होगा, फेल हो जाएगा। इस टाइम पे क्या है, जब व्यक्ति कन्फ्लिक्ट कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, तो उसकी की जो पोटेंशियल है, जो पर्सनल ग्रोथ का पोटेंशियल है, वो क्या होगा, बहुत हाई होगा, पर उसके फेलियर होने के चांसेस भी उतने ही है जितना उसकी ग्रोथ होने का। मतलब जितनी पर्सनल ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा है, उतनी ही उसकी पर्सनल ग्रोथ के फेल होने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए एरिक्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि हर व्यक्ति हर एक स्टेज में अपनी जो लाइफ स्पेन, उसकी होल लाइफ स्पेन में क्या है, वो संघर्ष करता है, वो कन्फ्लिक्ट करता है अपनी साइकोलॉजिकल क्वालिटी को डेवलप करने के लिए। अगर क्या है कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है, वो क्या है, इन कन्फ्लिक्ट से डील करने में सक्सेस हो जाता है, मतलब उसने संघर्ष का क्या किया, सफलतापूर्वक निपट लिया, उसने जो डील करी वो सक्सेस हो गई, तो क्या है, वो व्यक्ति क्या है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ क्या होगी, उसकी इमर्ज होगी। ठीक है। और वो क्या है, अपनी पूरी लाइफ में, जो उसका रेस्ट ऑफ लाइफ है, उसमें क्या है, वो अच्छे से काम करेगा, क्योंकि अगर वो कन्फ्लिक्ट जो भी हम समझेंगे उसकी एज स्टेजेस में, कैसे व्यक्ति ट्रस्ट और मिसट्रस्ट करता है, ये सब को जब हम समझेंगे तो हम जानेंगे कि कोई भी व्यक्ति क्या है, कन्फ्लिक्ट करता है, संघर्ष करता है अपनी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ को से डील करने के लिए। अगर क्या है, वो सक्सेस हो गया उनसे डील करने के लिए, उस कन्फ्लिक्ट में सक्सेस हो गया, तो क्या है, वो अपनी जो रेस्ट ऑफ लाइफ है, जो अपना बाकी का जीवन है, अच्छे से जिएगा। पर अगर उसने क्या है, अच्छे से डील नहीं कर पाया इन कन्फ्लिक्ट से, इन संघर्षों से, तो क्या है कि जो भी उसकी एसेंशियल स्किल्स हैं, जो उसकी कौशल नीड है, उसको अपनी लाइफ जीने के लिए, या वहां पे अपना जो ये कह लीजिए उसके डेवलपमेंट में जो हेल्प कर रहे हैं स्किल्स, वो अच्छे से क्या होंगी, डेवलप नहीं हो पाएगी, अगर वो क्या करेगा, इन कन्फ्लिक्ट से, इन संघर्षों से अच्छे से डील नहीं कर पाया। अब समझते हैं, मास्टरी लीड्स टू ईगो स्ट्रेंथ। जो महारत है वो अहंकार की ताकत की ओर ले जाती है। एरिक्सन का क्या मानना था कि जो हमारी क्षमताएं होती है, जो कॉम्पिटेंस होती हैं, वो हमें मोटिवेट करती है हमारे बिहेवियर और एक्शन के लिए, मतलब जो भी हमारा सीखना या जो भी कार्य है, उसके लिए प्रेरित करती है हमारी क्षमताएं हमें। जो एरिक्सन थ्योरी है वो क्या कहती है कि हर एक स्टेज में हम अगर अपनी जो एरिया ऑफ लाइफ है, उसमें क्या है, सक्षम बनने की कोशिश करते हैं, या हर एक चरण में व्यक्ति सक्षम बनने के लिए, कॉम्पिटेंट बनने की कोशिश करता है अपने जीवन क्षेत्र में या अपनी एरिया ऑफ लाइफ में। अगर उसने क्या है, इन स्टेज को बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया, या बहुत अच्छी तरीके से संभाल लिया, तो जो व्यक्ति है वो क्या हो जाएगा, मास्टर हो जाएगा। फील ए सेंस ऑफ मास्टरी, तो उस व्यक्ति को क्या है, स्वामित्व की भावना महसूस होगी, मतलब उसको मास्टरी आ जाएगी, महारत हासिल हो जाएगी। पर अगर वो इससे अच्छे से डील नहीं कर पाया, तो वो इसकी जो मास्टरी है वो कहाँ को ले जाएगी, उसको ईगो स्ट्रेंथ या ईगो क्वालिटी की तरफ को, उसकी अहम शक्ति या अहम गुण की तरफ को उसकी ये मास्टरी उसको ले जाएगी, अगर व्यक्ति ने इस जो उसने मास्टरी हासिल की उसको अच्छे से हैंडल नहीं किया, संभाला नहीं। अगर उसने ये पोअरली मैनेज किया अपने मास्टरी को, या वो मास्टर नहीं हो पाया, तो इससे क्या है, उसके डेवलपमेंट में क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा, उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। जो हमारी साइको सोशियल स्टेजेस हैं एरिक्सन थ्योरी की, अब वो समझते हैं कौन कौन सी हैं। जो हमारी एज वाइज क्या है, जो हमारा फर्स्ट पीरियड है, इन्फेंसी, बर्थ टू 18 ईयर, यहाँ पे क्या कन्फ्लिक्ट होता है, व्यक्ति किन के बीच में कन्फ्लिक्ट करता है, संघर्ष करता है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। जो इम्पोर्टेंट इवेंट है इन्फेंसी पीरियड का, वो क्या है, फीडिंग। इसका आउटकम क्या होता है, होप। अभी हम
इसके अभी हम स्टेजेस पढ़ते हैं, उसके बाद हम वन बाय वन ये समझेंगे कि जो इन्फेंसी पीरियड में बच्चा कैसे ट्रस्ट और मिसट्रस्ट के बीच में कन्फ्लिक्ट करता है। अभी आप सिर्फ ये समझिए कौन कौन सी स्टेजेस हैं, 8 स्टेजेस एरिक्सन साइकोसोशियल डेवलपमेंट थ्योरी की क्या क्या है। पहली है इन्फेंसी, जो बर्थ से 18 मंथ होती है। इसमें किसके बीच में कन्फ्लिक्ट होता है? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है? फीडिंग। आउटकम क्या होता है? होप। सेकंड है हमारा अर्ली चाइल्डहुड, जो 2 साल से 3 साल के बीच में होता है। इसमें ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या है? टॉयलेट ट्रेनिंग। आउटकम क्या होता है? विल। तीसरा है प्री स्कूल 3 to 5 ईयर, जो 3 से 5 साल के बीच में जब बच्चा प्री स्कूल जाता है, उसमें किसके बीच में कन्फ्लिक्ट करता है? इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इंपॉर्टेंट इवेंट है एक्सप्लोरेशन। आउटकम है पर्पस। स्कूल एज 6 to 11 ईयर, 6 से 11 साल। इसमें कन्फ्लिक्ट है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। इंपॉर्टेंट इवेंट है स्कूल और आउटकम है कॉन्फिडेंस। इसके बाद आती है एडोलसेंस, जो है 12 से 18 साल, 12 to 18 ईयर्स। कन्फ्लिक्ट होता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। इंपॉर्टेंट इवेंट है सोशल रिलेशनशिप। आउटकम है फिडेलिटी। इसके बाद है यंग एडल्टहुड 19 to 40 ईयर्स, 19 से 40 साल के बीच में। इसमें कन्फ्लिक्ट है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंपॉर्टेंट इवेंट है रिलेशनशिप। आउटकम है लव। इसके बाद आता है मिडल एडल्टहुड, जो है 40 से 65 ईयर, 40 से 40 to 65 ईयर, जो है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। इंपॉर्टेंट इवेंट है वर्क एंड पेरेंटहुड। आउटकम है केयर। इसके बाद लास्ट स्टेज है मैच्योरिटी 65 to डेथ, 65 से जब तक व्यक्ति मरता नहीं तब तक मैच्योरिटी की स्टेज है। इसका कन्फ्लिक्ट होता है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। इंपॉर्टेंट इवेंट है रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ और आउटकम है विजडम। फर्स्ट स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इस स्टेज में क्या होता है? ये कौन से बच्चों में मिलती है? बर्थ टू 18 मंथ। इस स्टेज को क्या कहा है? फंडामेंटल स्टेज, क्योंकि किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट उसके जन्म के साथ ही स्टार्ट हो जाता है। तो हम फर्स्ट स्टेज को क्या कह रहे हैं? ये फंडामेंटल स्टेज है किसी भी बच्चे के साइको सोशल डेवलपमेंट की। इस एज में क्या होता है, या आप कह लीजिए कि जब बच्चा पैदा होता है उसे 18 महीने तक वो अपने टोटली जो भी उसके काम है वो क्या है? डिपेंडेंट है किसी और पे अपने, चाहे वो पेरेंट्स हो या उसका केयर गिवर हो, कोई भी हो। तो बच्चा क्या है? अपने पूरी तरीके से किसी भी काम के लिए दूसरे पे निर्भर होता है। उसका ट्रस्ट कैसे डेवलप होगा? किस पे बेस्ड है उसका ट्रस्ट डेवलप होना? उसके केयर गिवर की डिपेंडेबिलिटी और क्वालिटी पे, कि कैसे उस बच्चे की देखभाल हो रही है, उसकी देखभाल करने वाले की निर्भरता और गुणवत्ता, डिपेंडेबिलिटी और क्वालिटी पे निर्भर करती है किसी भी बच्चे के ट्रस्ट का डेवलप होना। इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि जो भी बच्चा है, ऑब्वियस सी बात है, इन्फेंसी पीरियड में बच्चा क्या है? अपने एडल्ट केयर गिवर, अपने बड़े पे निर्भर होता है, चाहे वो कोई भी चीज हो, फूड हो, लव हो, वार्मथ हो, सेफ्टी हो, नर्चिंग हो। अपनी हर एक चीज के लिए भोजन, प्यार, गर्मी, सुरक्षा, पोषण, कोई भी उसके जीवित रहने के लिए जो भी चीज है, उसके लिए क्या है? वो अपने केयर गिवर पे डिपेंडेंट है, अपने देखभाल करने पर निर्भर करता है। अगर क्या है कि उस केयर गिवर फेल हो जाता है उसको वो उसको वो केयर लव देने में, तो बच्चा क्या है? इनसिक्योर फील करेगा। उसका जो ट्रस्ट है अपने से बड़ों पे, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वो डेवलप नहीं हो पाएगा उसका ट्रस्ट। और बच्चा क्या है? अपने बड़ों को इस तरीके से देखेगा कि वो उनपे निर्भर नहीं रह सकता, उनपे डिपेंडेंट नहीं रह सकता। अगर केयर गिवर फेल हो जाता है उसको वो प्यार और वो केयर देने में, ठीक है। तो किस पे डिपेंडेंट है बच्चे की ट्रस्ट? उसके केयर गिवर में, कि जिस तरीके से उसका केयर गिवर बच्चे को प्यार दे रहा है, उसकी नरिशिंग कर रहा है, उसका पालन पोषण कर रहा है, इस बात पे बच्चे का ट्रस्ट डेवलप होता है। अब आउटकम क्या है कि ट्रस्ट वर्सेस मिस ट्रस्ट का, कि कोई भी बच्चा क्या है? अपना सक्सेसफुली ट्रस्ट कैसे डेवलप करेगा, सफलतापूर्वक विश्वास कैसे विकसित करता है?
जब वो क्या करेगा, उसको क्या लगे कि उसकी जो दुनिया है, उसका जो वर्ल्ड है, उसमें वो अपने को सिक्योर और सेफ फील करे। तभी तो कह रहे हैं कि केयर गिवर का जो डिपेंडेबिलिटी या क्वालिटी है बच्चे के किसमें डेवलपमेंट करने में, वो बच्चे के ट्रस्ट या मिसट्रस्ट को डेवलप करता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर बच्चे में जो मिसट्रस्ट और ट्रस्ट के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है, जो संघर्ष किया बच्चे ने, अगर वो क्या है सक्सेसफुली डेवलप कर रहा है बच्चा ट्रस्ट, विश्वास, अगर वो सफलतापूर्वक विश्वास विकसित कर रहा है, तो बच्चे को क्या लगेगा, दुनिया में उसे लगेगा जो उसकी दुनिया है, उसका जो वर्ल्ड है, उसमें वो अपने को सेफ और सिक्योर, वो अपने को सुरक्षित और सेफ महसूस करेगा। जो केयर गिवर है, अगर उसका बिहेवियर क्या है, इनकंसिस्टेंट है, इमोशनली अनअवेलेबल है और रिजेक्टिंग कंट्रीब्यूट टू फीलिंग, उससे क्या है बच्चे में मिसट्रस्ट डेवलप होगा एडल्ट के प्रति, क्योंकि अभी बच्चा क्या इन्फेंसी पीरियड में टोटली डिपेंडेंट है अपने एडल्ट में, अपने केयर गिवर में। अगर क्या है जो देखभाल करने वाला है वो इनकंसिस्टेंट है, असंगत है, भावनात्मक रूप से क्या है अनअर्नेबल है, बच्चे को वो प्यार नहीं दे पा रहा है, लव नहीं दे पा रहा है, केयर नहीं कर पा रहा है, तो बच्चे में मिसट्रस्ट डेवलप होगा। फेलियर टू डेवलप ट्रस्ट विल रिजल्ट इन फेयर, अगर क्या है बच्चे के अंदर मिसट्रस्ट डेवलप हुआ, अगर ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पाया, तो बच्चा क्या है अपने को फियर, उसको भय लगेगा, उसका जो विश्वास है एडल्ट पे या दुनिया में, वो उसको क्या कहेगा, उससे उसका विश्वास उठ जाएगा। वो वर्ड को किस तरीके से देगा, इन कंसिस्टेंट एंड अनप्रिडिक्टेबल, उसके हिसाब से क्या हो जाएगी कि दुनिया क्या है, असंगत है या अप्रत्याशित है। तो क्या कह रहे हैं कि अगर बच्चे का जो डेवलपमेंट है, उसका जो केयर गिवर है, उसका साइको सोशल डेवलपमेंट अच्छे से कर रहा है, उसमें ट्रस्ट डेवलप करने के लिए उसे प्यार केयर दे रहा है, तो बच्चा क्या है अपने को सिक्योर और सेफ फील करेगा। इसके कंपैरिजन में अगर क्या है केयर गिवर क्या है बच्चे को प्यार और वो सेफ फीलिंग नहीं करा पा रहा है, तो बच्चे में क्या होगा, मिस ट्रस्ट डेवलप होगा उसके हिसाब से, और उसका फ्यूचर में क्या होगा, बच्चा एक डरा सा, और उसे अपने से बड़ों पे विश्वास ही नहीं रहेगा, कि क्योंकि उनकी की डिपेंडेबिलिटी क्या है अपने केयर गिवर पे, पर वो क्या है उसे लगा कि उसने जो भरोसा दिखाया अपने केयर गिवर पे वो उसका फुलफिल नहीं हुआ, तो उसमें क्या हुआ, उसकी ट्रस्ट जो उसका विश्वास था वो खत्म हो गया अपने से बड़ों पे। तो वहां पे क्या है उसके अंदर एक भय, और उसका ये मानना होगा कि दुनिया क्या है, इनकंसिस्टेंट है, असंगत है और अनप्रिडिक्टेबल है। अब क्या है कि कोई भी बच्चा क्या 100% ट्रस्ट या 100% डाउट डेवलप नहीं करने वाला होता है, ठीक है। इसके बीच में क्या बनाता है बच्चा, एक बैलेंस बनाता है, ये जो अपोजिट साइड है टू ट्रस्ट और मिसट्रस्ट, इसके उससे ही क्या है बच्चे में एक होप डेवलप होती है। हम क्या कह रहे हैं कि हमारे इन्फेंसी पीरियड में बच्चे में होप डेवलप होती है, क्योंकि बच्चा ट्रस्ट और मिसट्रस्ट के बीच में एक बैलेंस बनाता है, क्योंकि क्या है अगर हर कोई उसके साथ वही बिहेवियर नहीं कर रहा है, तो उसके बीच में उसने क्या एक बैलेंस बनाया कि उसके अंदर होप हुई कि अगर कुछ गलत हुआ तो वो उसको ये लगेगा कि ये लोग गलत कर रहे हैं, पर कुछ लोग अगर उसके साथ अच्छा कर रहे हैं, तो इस हिसाब से बच्चे में इन्फेंसी पीरियड में जब मिस ट्रस्ट और ट्रस्ट के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, संघर्ष होता है, तो वहां पे एक बैलेंस बनाता है बच्चा इस डेवलपमेंट में। कि एरिक्सन क्या कहता है कि जब बच्चा सक्सेसफुली डेवलपमेंट होता है बच्चे का, तो वो क्या करता है, ये जो दो अपोजिट साइड हैं ट्रस्ट और मिसट्रस्ट, इनके बीच में क्या एक संतुलन बनाता है, उससे बच्चे में क्या होती है, एक होप जगती है, आशा प्राप्त करता है बच्चा। सेकेंड स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, स्वायत्ता बनाम सम और संदेह, ये मिलती है अर्ली चाइल्डहुड में। इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो पर्सनल कंट्रोल का सेंस होता है उस पे मेन फोकस करता है ये स्टेज, कि बच्चा जो अपना पर्सनल कंट्रोल या जो व्यक्तिगत नियंत्रण है उसके जो सेंस बच्चे में जो उसकी समझ है उसके उसको विकसित करने पे फोकस करता है सेकेंड स्टेज। जो रोल ऑफ इंडिपेंडेंस है, क्योंकि क्या होता है कि जो इन्फेंसी पीरियड है उसमें बच्चा टोटली डिपेंडेंट है अपने केयर गिवर या अपने एडल्ट पे, पर जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज में होता है वहां पे बच्चा क्या है धीरे धीरे इंडिपेंडेंस की तरफ को जाता है, स्वतंत्रता हासिल करने की तरफ को बढ़ना, या उसकी जो डेवलपमेंट है इंडिपेंडेंस की तरफ को होने लग जाता है।
इसमें क्या है, इस स्टेज में बच्चे अपने जो बेसिक एक्शन है उनको खुद से परफॉर्म करना सीखते हैं। साथ ही साथ जो उनकी सिंपल डिसीजन है उनको लेना भी वो प्रेफर करते हैं। अपने पसंद के जो निर्णय है उनको लेने में भी वो स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड स्टेज में। जो अगर पेरेंट्स या केयर गिवर हैं, बच्चों को उनकी चॉइसेस और उनका जो कंट्रोल है, नियंत्रण है, उनको हासिल करने के लिए अगर बच्चों को अलाउ करें, उनको सिखाएं, तो उससे क्या है कि बच्चे में जो सेंस ऑफ ऑटोनॉमी होती है, जो स्वायत्ता की भावना होती है, वो विकसित करने में हेल्प होती है। अगर बच्चा क्या है, अपनी चॉइस, बच्चा अपनी पसंद और अपना जो कंट्रोल है, अगर उसको पेरेंट्स उसको हेल्प करें कि हाँ बच्चा अपने चॉइस का काम कर सकता है, अपना जो भी वो कंट्रोल करना चाहता है अपने काम पे, उसको अगर उसे हेल्प करेंगे इस चीज में, तो उससे क्या होगा कि बच्चे में सेंस ऑफ ऑटोनॉमी, स्वायत्ता की भावना विकसित करने में माता पिता या उसके केयर गिवर हेल्प करेंगे। जो एसेंशियल थीम है या जो आवश्यक विषय है सेकेंड स्टेज का, कि वो क्या है कि बच्चे का जो पर्सनल कंट्रोल है, जो बच्चे का व्यक्तिगत नियंत्रण है, किसके उसमें, उसकी जो फिजिकल स्किल, जो शारीरिक कौशल और सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस है, अगर बच्चा क्या है उसमें पर्सनल कंट्रोल कर लेता है, जिसका उसका शारीरिक कौशल हो, फिजिकल स्किल हो, साथ ही उसका जो सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस है, अगर उस पर वो पर्सनल कंट्रोल कर ले, या उसका सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल डेवलप होता है, या जो उसके व्यक्तिगत नियंत्रण की जो भावना है, अगर वो क्या हो रही है, विकसित हो रही है, तो ये क्या है, इस स्टेज की मेन विषय इसी बात में का है कि बच्चे में पर्सनल कंट्रोल डेवलप हो। ठीक है। जो पॉटी ट्रेनिंग होती है वो बच्चे में सेंस ऑफ ऑटोनॉमी या स्वायत्ता की भावना को विकसित करने में हेल्प करती है। कि बच्चा अगर, क्योंकि पॉटी ट्रेनिंग क्या है, बच्चे का पर्सनल कंट्रोल है, किसमें, उसकी फिजिकल स्किल्स, जो उसके शारीरिक कौशल है, उस पे बच्चे की पॉटी ट्रेनिंग क्या है, पर्सनल कंट्रोल। अगर बच्चा पॉटी ट्रेनिंग करना सीखता है तो बच्चे की क्या है, स्वायत्ता की भावना, उसमें सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस भी क्या होगा, डेवलप होगा। एरिक्सन का क्या मानना है कि जो टॉयलेट ट्रेनिंग है वो उसके बच्चे के डेवलपमेंट में, साइको सोशल डेवलपमेंट में वाइटल पार्ट प्ले करती है। जो बच्चा है कि अगर क्या है कि कोई भी बच्चा अपने बॉडीली फंक्शन, जो उसके शारीरिक कार्य है, उस पे कंट्रोल करना सीखता है, तो उससे क्या है कि बच्चे की जो फीलिंग पे कंट्रोल और जो उसकी इंडिपेंडेंस की भावना है, जो सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, वो भी क्या होता है, बच्चा उसको सीखता है अगर वो क्या करे, अपनी बॉडीली फंक्शन को कंट्रोल करना सीख जाए। इसीलिए टॉयलेट ट्रेनिंग को या पॉटी ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंट रोल कहा गया है एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी का। अदर इवेंट्स क्या है कि जिसमें बच्चा अपना कंट्रोल करे, चाहे वो क्या हो, फूड चॉइस, उसका पसंदीदा खाना हो, टॉय प्रेफरेंस हो, खिलौनों की पसंद हो, या क्लोथिंग सिलेक्शन, कपड़ों का चयन, इन सब में नियंत्रण पाना, इन सब में कंट्रोल करना बच्चे में क्या है, ऑटोनॉमी को डेवलप करता है, स्वायत्ता की भावना को डेवलप करता है। सेकेंड स्टेज का आउटकम क्या है कि अगर बच्चा क्या है अपनी पर्सनल कंट्रोल, अपनी बॉडीली कंट्रोल कर लेगा, ठीक है, तो उससे क्या है कि बच्चे के साथ अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कोई ऐसी दुर्घटना हो रही है जिससे बच्चे में क्या हो, शर्मिंदगी फील कर रहा, तो उससे क्या होगा, वो बच जाएगा। क्योंकि क्या है, उसने अपनी जो भी उसकी सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल है, जो उसकी व्यक्तिगत नियंत्रण की भावना है, उसको उसने कंट्रोल कर लिया, तो उसकी फीलिंग कंट्रोल हो गई, तो वो जो सेम फील करेगा उस एक्सीडेंट पे, उससे वो बच जाएगा। साथ ही साथ क्या है कि अगर साइकोसोशियल डेवलपमेंट थ्योरी में क्या है कि अगर बच्चा इस स्टेज में अपनी ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट में, अगर बच्चा क्या है सक्सेस कर जा रहा है इस स्टेज में, तो बच्चे क्या है, ऑटोनॉमी की फीलिंग उसमें डेवलप होगी, स्वायत्ता की भावना डेवलप होगी। अगर क्या है कि बच्चा इस स्टेज में फेल हो जा रहा है, ठीक है, तो वहां पे क्या है, वो सेम और डाउट का फीलिंग उसमें डेवलप होगी। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या कहा है कि हर एक स्टेज में व्यक्ति क्या है, कन्फ्लिक्ट कर रहा है, संघर्ष कर रहा है अपनी स्टेज में, अपने साइको सोशल डेवलपमेंट में। तो अगर बच्चा क्या है सक्सेस हो रहा है अपनी सेकंड स्टेज में, तो उसमें स्वायत्ता की भावना या उसमें ऑटोनॉमी की फीलिंग डेवलप होगी। अगर वो फेल हो रहा है तो उसमें सेम और डाउट की फीलिंग डेवलप होगी।
थर्ड स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, पहल बनाम अपराध बोध। ये मिलती है प्री स्कूल यस वाले बच्चों में। इस स्टेज में क्या होता है कि जो बच्चे खेल या सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से अपनी जो पावर और कंट्रोल है कि वो कैसे अपनी शक्ति और अपने नियंत्रण का दावा शुरू करते हैं, कैसे खेल के या जो भी उनका अन्य सामाजिक अंतक्रियाएं हैं, जो भी सोशल इंटरेक्शन है, उसके थ्रू वो अपनी पावर और कंट्रोल को शो करते हैं। जो बच्चे सेकंड स्टेज में सफल हो जा रहे हैं, सक्सेस हो जा रहे हैं, वो क्या है, दूसरों को नेतृत्व करते हैं, दूसरों को लीड करते हैं। पर अगर कोई इस स्टेज में फेल हो जा रहा है तो उसमें क्या है, सेंस ऑफ गिल्ट, सेल्फ डाउट एंड लैक ऑफ इनिशिएटिव स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चा इनिशिएटिव ही लेना नहीं चाह रहा है, वो पहल ही नहीं कर रहा है। अगर बच्चा कंट्रोल करने लग गया अपनी सोसाइटी में खेल के माध्यम से कि वो आगे बढ़ रहा है, तो इससे क्या है, बच्चा आगे बढ़ने के बजाय क्या है, गिल्ट में, अपराध बोध में, सेल्फ डाउट में, आत्मसंदेह में या पहल की कमी के साथ रह जाते हैं अगर वो थर्ड स्टेज में फेल हो गए, ठीक है, इनिशिएशन लेने में या अपनी पावर या कंट्रोल को शो करने में। तो इस स्टेज के क्या आउटकम निकले कि बच्चा क्या है, इस स्टेज की मेजर थीम या प्रमुख विषय किस बात का है कि बच्चा क्या करता है, इस पीरियड में अपने एनवायरनमेंट या अपनी सोसाइटी में अपने कंट्रोल या अपनी पावर का क्या करता है, दावा करना शुरू कर देता है। ठीक है, इससे क्या है कि बच्चे में अगर वो उस स्टेज में सक्सेस हो गया तो क्या है, उसके अंदर सेंस ऑफ पर्पस, सफलता, उद्देश्य की भावना, अगर वो इसी स्टेज में क्या हो गया, सफल हो गया, तो उसमें क्या है, उद्देश्य की भावना, सेंस ऑफ पर्पस क्या होगा, उसको डेवलप होगा। और बच्चा पर क्या है कि अगर बच्चा क्या है, बहुत ज्यादा अपनी पावर को एक्सपीरियंस कर रहा है या उनका बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, तो वहां पे वो डिसअप्रूवल, उसे अस्वीकृति का अनुभव होगा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनको अगर किसी ने उनकी बात को नहीं माना तो वहां पे क्या है, उनका जो स्वीकृति है वो क्या हो गई, ये कह लीजिए कि उनको डिसअप्रूवल का सामना करना पड़ा या एक्सपीरियंस करना गया, जिससे उस बच्चे में क्या है, सेंस ऑफ गिल्ट भी डेवलप हो सकती है। एक तो क्या है कि बच्चा इनिशिएट ले रहा है, आगे बढ़ने की सोच रहा है, तो बच्चे में क्या होगा, सेंस ऑफ पर्पस, उद्देश्य की भावना डेवलप होगी। पर उसी के साथ अगर वो कुछ ज्यादा ही कर रहा है, इसी अपनी जो पावर है, अपनी जो इनिशिएशन लेने की पावर है, उसको कुछ ज्यादा ही यूज कर रहा है या कुछ ज्यादा ही उसका उपयोग कर रहा है, तो उससे क्या है, वो डिसअप्रूवल का एक्सपीरियंस करेगा, अस्वीकृति का भी अनुभव कर सकता है, जिससे क्या है, उसमें सेंस ऑफ गिल्ट डेवलप होगी। फोर्थ स्टेज है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फिनिटी। जो हमारी फोर्थ साइकोसोशियल स्टेज है, ये मिलती है अर्ली स्कूल में के बच्चों में। जो कौन से बच्चे होते हैं, 5 से 11 वर्ष के बच्चे। इस एज में क्या होता है कि बच्चे में सोशल इंटरेक्शन के थ्रू सेंस ऑफ प्राइड, जो गर्व की भावना है, वो डेवलप होना स्टार्ट करती है। जब बच्चे को क्या है, बच्चा कोई भी उपलब्धि या जो बच्चे की एबिलिटी है वो उसमें अगर आती है, बच्चा कोई भी उपलब्धि हासिल करता है या अकम्पलिशमेंट मिलता है बच्चे को, तो बच्चे में क्या है, प्राइड की भावना, उसमें गर्व की भावना डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। इस स्टेज में, फोर्थ स्टेज में क्या है कि बच्चा क्या है, न्यू सोशल और एकेडमिक डिमांड से क्या करता है, सामना करता है, कॉप करता है। तो उससे क्या है कि बच्चा अगर सक्सेस हो रहा है, ठीक है, तो उसमें अपनी सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस, जो उसकी क्षमताएं हैं, उसकी क्षमताओं का की भावना का क्या होगा, उसे बोध होगा या उसको ज्ञान होगा कि उसके अंदर ये क्षमता है, उसको ये जानने के लिए मिलेगा अगर वो सक्सेस हो रहा है। पर इसी के साथ अगर वो फेल हो जा रहा है स्टेज 4 में, तो वो क्या है, इन्फिनिटी, असफल होने की जो हीन भावना है, उसको वो उसका बोध होगा या उसको ये पत समझ में आएगा कि वो फेल हो रहा है, ये फीलिंग उसमें डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है फोर्थ स्टेज में। इसका आउटकम क्या हुआ कि इंडस्ट्री वर्सेस इन्फिनिटी का, कि बच्चे को क्या है, इनकरेज करे, जितना माँ बाप, अगर माँ बाप हो या टीचर्स हो, बच्चे को जितना इनकरेज कर रहे हैं, उनको जितना सराह रहे हैं, तो उससे क्या है, बच्चे में जो फीलिंग ऑफ कॉम्पिटेंस है, जो क्षमताएं हैं, साथ ही बिलीव,
की जो विश्वास की भावना है वो क्या होंगी, डेवलप होंगी। अगर माँ बाप या टीचर्स क्या है बच्चे के उसकी क्षमताओं पे, उसकी योग्यता पे उसको सराह रहे हैं, उसे इनकरेज कर रहे, प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो उससे बच्चे के अंदर फीलिंग ऑफ कॉम्पिटेंस एंड बिलीफ क्या होंगी, इम्प्रूव होंगी या डेवलप होंगी। पर क्या है कि अगर उस बच्चे को लिटिल या नो इनकरेजमेंट हो, अगर बच्चे को बहुत ज्यादा इनकरेजमेंट नहीं मिल रहा है कि वो कर सकता है, और या उसे कुछ भी मतलब उसको प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है, तो उससे क्या है कि बच्चे के अंदर डाउट आ जाएगा अपनी एबिलिटी के लिए, तो वो सक्सेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसे डाउट हो जा रहा है कि उसके अंदर वो एबिलिटी है ही नहीं उस काम को करने के लिए। तो क्या है कि बच्चे में इंडस्ट्री और इन्फ्लुएंटी, जो हम कह रहे हैं कि जो स्कूल गोइंग 5 से 11 साल के बच्चे हैं, अगर उनको इनकरेज ना करा जाए तो उससे क्या होगा कि बच्चे में किसकी एबिलिटी हो जाएंगी, डाउट की एबिलिटी डेवलप हो जाएंगी, कि वो जो भी कुछ कर रहे हैं उनको डाउट होगा कि हमारा ये काम गलत है, उनको अपनी एबिलिटी में क्या होने लग जाएगा, संदेह होने लग जाएगा, डाउट होने लग जाएगा। फिफ्थ स्टेज है आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, पहचान बनाम भ्रम। ये कौन से बच्चों में मिलती है फिफ्थ स्टेज, ये मिलती है जो टर्बुलेंट टीनेज ईयर्स का है। टर्बुलेंट इसलिए क्या कहा गया है, क्योंकि जो टीन एज एज होती है उसमें क्या होते हैं, बच्चों का जो माइंड होता है बहुत ज्यादा अशांत होता है, या आप कह लीजिए बहुत ज्यादा चंचल होता है। तो इसलिए इस को क्यों कहा गया टर्बुलेंट, क्योंकि बच्चा क्या है इसमें अशांत है किशोर वर्षों में, इसीलिए वहां पे बच्चे की आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन के बीच में कन्फ्लिक्ट है। ठीक है। इस स्टेज में क्या होता है कि जो बच्चे की सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी है, यहाँ पे क्या है बच्चे का जो डेवलपमेंट है यहाँ पे होना है उसकी पर्सनल आइडेंटिटी की, जो व्यक्तिगत पहचान की भावना है, यहाँ पे इस चरण में, इस फिफ्थ स्टेज में उसका विकसित होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसकी रेस्ट ऑफ लाइफ इसी बात पे डिपेंड है। अगर बच्चे के अंदर अपनी आइडेंटिटी को लेके कंफ्यूजन रहेगा, तो बच्चे की जो बाकी का जीवन है या रेस्ट ऑफ लाइफ है, कि उस रेस्ट ऑफ लाइफ उसके डेवलपमेंट को वो अफेक्ट करेगा। तो इसलिए इस स्टेज में बच्चे का सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी का डेवलप होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या है कि बच्चे की जो टीन एज है उसमें बच्चे के अंदर सेंस ऑफ सेल्फ, स्वयं की पहचान करना और पर्सनल आइडेंटिटी को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है इन स्टेज 5। अगर बच्चा क्या है सक्सेस कर रहा है, अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को समझ रहा है, तो उससे क्या है उसके अंदर अपने को समझने की क्षमता बढ़ेगी, तो उससे क्या है वो उसकी अपने प्रति सच्चे रहने की, अपनी स्टे ट्रू टू योर सेल्फ की बात करें, तो उससे क्या है वो कहाँ की तरफ को जा रहा है, अपनी क्षमताओं की ओर को ले जा रहा है, अपनी एबिलिटी को। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अगर पता है कि उसको अपने बारे में पता है कि वो क्या कर सकता है, उसकी क्या क्षमताएं, क्या एबिलिटीज है, तो वो क्या करेगा, उसका डेवलपमेंट एक सही तरीके से होगा, वो सक्सेस करेगा अपनी लाइफ में। पर अगर उसे कंफ्यूजन है अपने रोल को लेके, अपनी आइडेंटिटी को लेके, तो उससे क्या है कि वो भ्रम की तरफ को और अपनी कमजोर भावनाओं की तरफ को, वीक सेंस ऑफ सेल्फ, उसको अपने स्वयं को कमजोर मानेगा, उसको अपनी पर्सनल आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं है, कंफ्यूजन है, तो वो क्या है अपने रोल कंफ्यूजन और वीक सेंस ऑफ सेल्फ, अपनी भूमिका भ्रम और स्वयं की कमजोर भावना की ओर को ले जाता है उसकी कंफ्यूजन व्यक्ति का। जो एडोलसेंस होता है उसमें क्या है कि बच्चे को उसकी इंडिपेंडेंस एंड डेवलप ए सेंस ऑफ सेल्फ, अपनी स्वतंत्रता का पता लगाना, अपना एक्सप्लोर करना, अपनी क्या उसकी इंडिपेंडेंस है, उसके अंदर क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या एबिलिटीज है, साथ ही साथ डेवलप ए सेंस ऑफ सेल्फ, अपने स्वयं की जानने की जो भावना होती है उसको डेवलप करना चाहिए एडोलसेंस पीरियड में। अगर वो इस पीरियड में से स्टेज में ये एडोलसेंस पीरियड में समझ गया कि उसकी पर्सनल आइडेंटिटी क्या है, तो उसके अंदर क्या है जो उसका कंफ्यूजन है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और वो क्या है अपनी पूरी रेस्ट ऑफ लाइफ अच्छे से जिएगा। पर इसके कंपैरिजन अगर उसका कंफ्यूजन बना रहा, तो वो क्या है अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ अच्छे से जी नहीं पाएगा। क्योंकि क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर प्रॉपर इंकरेजमेंट मिल रहा है और साथ ही री इन्फोर्समेंट, अगर बच्चे को क्या है उचित प्रोत्साहन या सुदृढ़ीकरण प्राप्त हो रहा है, प्रॉपर इंकरेजमेंट और री इन्फोर्समेंट मिल रहा है, तो उससे क्या है कि बच्चा किस तरह को जा रहा है,
स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एंड फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड कंट्रोल। तो कहाँ की तरफ को बढ़ रहा है कि अगर उस बच्चे को इनकरेज किया जा रहा है, उसको आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसका सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं, तो उससे बच्चा कहाँ की तरफ को बढ़ेगा, उसके अंदर मजबूत भावना है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ, अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग सेंस, मजबूत भावना डेवलप होगी। साथ ही साथ जो नियंत्रण की भावनाएं होती हैं, फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड कंट्रोल की भावना भी क्या होगी, डेवलप होगी। तो बच्चे को क्या है, इनकरेज करना चाहिए उसके एडोलसेंस पीरियड में। और जो बच्चे क्या है, अगर इनकरेज नहीं किया जा रहा है या उनको प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है, तो उससे क्या है कि वो उनके जो भी बिलीव्स और डिजायर हैं, जो भी विश्वास और इच्छाएं हैं, उसके बारे में वो हमेशा अनश्योर रहेंगे उनकी, क्योंकि उनके अंदर कंफ्यूजन बने हैं अपने लिए भी। तो उससे क्या उनका फ्यूचर भी क्या होगा, इनसिक्योर रहेगा, क्योंकि उन्हें कंफ्यूजन है अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को लेकर। तो उससे क्या है, उनकी इसी कंफ्यूजन की वजह से उनका फ्यूचर भी क्या हो जाएगा, अनश्योर या अनसिक्योर हो जाएगा। अब हम आइडेंटिटी की बात करें तो साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी क्या होता है कि जो भी बिलीव्स, आइडल एंड वैल्यूज होती हैं, विश्वास, आदर्श और मूल्यों की बात कर रहे हैं, जो किसी भी पर्सन के बिहेवियर को सेप और गाइड करने में हेल्प करती हैं, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को आकार देने या उसके मार्गदर्शन में मदद करते हैं, वही क्या होती है, किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी होती है। अगर कोई व्यक्ति क्या है, इस स्टेज को सक्सेसफुली कंप्लीट कर रहा है, तो उसमें क्या डेवलप होता है, फिडेलिटी, निष्ठा की जो भावना होती है वो डेवलप होती है। जो आउटकम है इस प्रोसेस का, वो क्या है, इस स्टेज का फिडेलिटी। फिडेलिटी क्या बताई है एरिक्सन ने, इसको क्या बताया फिडेलिटी को, कि कोई भी किसी भी व्यक्ति का कि वो एबिलिटी जो वो सोसाइटी के स्टैंडर्ड और एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जीना सीख जाए। मतलब किसी भी व्यक्ति में जो समाज ने मानक या अपेक्षाएं बनाई है, स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेशन बनाई है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति के अंदर जो एबिलिटी टू लिव, जीने की जो क्षमता है, उसको एरिक्सन ने फिडेलिटी कहा है। एरिक्सन का क्या मानना था कि जो साइको सोशल डेवलपमेंट है, हर एक स्टेज क्या है, इंपॉर्टेंट है, पर जो ईगो आइडेंटिटी, जो हम कह रहे हैं आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन स्टेज 5, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसने क्यों से एम्फेसाइज किया, क्योंकि क्या होता है, जो ईगो आइडेंटिटी, खुद की जो पहचान की जानकारी या जो ये डेवलपमेंट हो रहा है कि हम खुद को समझ रहे हैं या खुद को पहचान रहे हैं, वो क्या होता है, उससे व्यक्ति में कॉन्शियस सेंस ऑफ सेल्फ, स्वयं के बारे में जागरूक होने की भावना को जगाता है ईगो आइडेंटिटी। ये कैसे होती है, जब हम क्या है, सोशल इंटरेक्शन करते हैं। ये कैसे डेवलप हो रहा है ईगो आइडेंटिटी, जब हमारा सोशल इंटरेक्शन हो रहा है। इससे क्या है कि जो हमारी आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन की स्टेज है साइकोसोशल डेवलपमेंट की, वो क्या होती है, उस वो डेवलप होती है, वो फोकस में आती है। क्योंकि क्या है, हम आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन करें, अगर हमको अपने बारे में जानकारी होगी, हमको अपनी पहचान होगी, तो उससे क्या है, हम कॉन्शियस होंगे अपने बारे में। तो ये क्या है, ईगो आइडेंटिटी किसी भी व्यक्ति में कॉन्शियस सेंस ऑफ सेल्फ, स्वयं के बारे में जागरूकता की भावना को डेवलप करता है। या ईगो आइडेंटिटी है ही क्या है, कि अपने बारे में जानने की भावना को जागरूक करना, कॉन्शियस सेंस ऑफ सेल्फ। जो कैसे डेवलप होता है, ईगो आइडेंटिटी कैसे डेवलप होती है, जब हम क्या करते हैं, सोशल इंटरेक्शन करते हैं, जब हम सामाजिक जान पहचान करते हैं। तो हमारा इससे क्या होता है, हमारी जो आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन स्टेज है साइको सोशल डेवलपमेंट की, इससे क्या है, हमारा सेंट्रल फोकस आता है हमारी किस बात का, ईगो आइडेंटिटी का, स्वयं को जानने का। एरिक्सन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो ईगो आइडेंटिटी है, जो ये हमारी स्वयं की पहचान है, वो क्या है कि हमारा जैसे जैसे हमें लाइफ में न्यू एक्सपीरियंस या न्यू इंफॉर्मेशन मिलती है, उनके साथ क्या है, ये चेंज होते रहता है। क्योंकि ईगो आइडेंटिटी है ही क्या, कि जब हम सोशल इंटरेक्शन करते हैं, तो हमें स्वयं को जानने की जो जागरूकता है, वही क्या है, ईगो आइडेंटिटी। तो एरिक्सन के अकॉर्डिंग क्या है, जब भी हम अपनी लाइफ में नया एक्सपीरियंस लेते हैं, नई इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो हमारा ईगो आइडेंटिटी या हमारी अहम पहचान क्या है, बदलते रहती है, चेंज होते रहती है।
जो ये नया एक्सपीरियंस, जो ये नए अनुभव हमारे पास आएंगे, उससे क्या है कि जो हम चैलेंजेस अपनी लाइफ में जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसमें या तो ये क्या करेंगे, हेल्प करेंगे या हैंडल करेंगे, या तो ये क्या करेंगे, मदद करेंगे या बाधा उत्पन्न करेंगे, किसमें, हमारी आइडेंटिटी के डेवलपमेंट में, ये एक्सपीरियंस। छठी स्टेज है हमारी इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, अंतरंगता बनाम अलगाव, जो किसमें मिलती है, यंग एडल्टहुड में 19 से 40 साल के बीच में। इसमें क्या होता है कि हम क्या कह रहे हैं कि इसका इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है, रिलेशनशिप। तो अगर क्या है कि आप या कोई भी युवा वयस्क है, यंग एडल्ट पीरियड की बात करें, तो जो भी कोई युवा वयस्क होता है वो अगर सक्सेस कर रहा है इस स्टेज में, तो क्या है कि उसका जो इंटीमेशन होगा, जो उसकी अन्य लोगों के साथ जो घनिष्ठता होगी, वो क्या होगी, स्ट्रांग होगी। और वो क्या है, एक ऐसे रिलेशनशिप की तरफ को जाएगा जहां वो प्यार मिलेगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम 6 स्टेज में, यंग एडल्टहुड में बच्चा क्या हो रहा है, सक्सेस हो रहा है, या जो हमारा युवा वयस्क है वो सक्सेस हो रहा है, तो वो उसको कहाँ की तरफ को ले जा रहा है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की तरफ को, मजबूत रिश्तों की तरफ को। पर अगर वो इसी केस में फेल हो जा रहा है, अगर वो जो उसका प्यार है या उसकी जो सोशल रिलेशनशिप है वो क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है, तो बच्चा वहां पे कहाँ की तरफ को बढ़ेगा, लोनलीनेस एंड आइसोलेशन की तरफ को, अकेलेपन और अलगाव की तरफ को। तो क्या है कि क्योंकि बच्चा क्या है अपनी यंग एडल्टहुड में क्या फाइंड आउट करता है, क्या एक्सप्लोर करता है, पर्सनल रिलेशनशिप की खोज करता है। ये एक्सप्लोर करता है कि वो दूसरों से किस तरीके से इंटीमेट हो, घनिष्ठ हो, लविंग रिलेशनशिप बनाए। तो हम क्या कह रहे हैं कि इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन में अगर बच्चा सक्सेसफुल हो गया इस कन्फ्लिक्ट के बीच में, तो बच्चा क्या है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाएगा अपनी लाइफ में। और अगर वो फेल हो जा रहा है तो वो आइसोलेशन और लोनलीनेस की तरफ को बढ़ेगा। एरिक्सन का क्या मानना था कि कोई भी पीपल जो है, अगर वो क्या कर रहा है, किसी के साथ भी कमिटेड हो रहा है, मतलब घनिष्ठता बना रहा है, तो उससे क्या है कि ये जो उसकी सक्सेस है इस स्टेज में वो उसे हेल्प करेगी, अगर वो क्या है किसी से, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं इसका आउटकम क्या है, लव, वो जो उसके रिलेशनशिप है उसमें प्यार रहेगा। तो एरिक्सन का मानना था कि अगर कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति के साथ अपनी इंटीमेसी को डेवलप कर रहा है, तो उससे क्या है, जो उसका रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग होगा। इस स्टेप में सक्सेस होने का मीन्स कि वो व्यक्ति क्या है, अपने को स्थायी और सुरक्षित संबंध बनाएगा, ठीक है, एंड्योरिंग एंड सिक्योर रिलेशनशिप बनाएगा अपनी लाइफ में, जो हमारे किस में सक्सेस हो रहे हैं, स्टेज 6 में। अब क्या होता है कि हमारी हर एक स्टेज क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। हमारी से जो स्टेज 5 है उसमें क्या होता है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है। तो क्या है कि अगर कोई व्यक्ति को अपनी आइडेंटिटी को लेकर पुअर सेंस है, मतलब जो उसकी स्वयं की भावना है अगर वो कम है, तो वो क्या है, लोनलीनेस वैसे भी फील करेगा, क्योंकि उसमें ये भावना है कि वो अपने को कम समझ रहा है, उसकी जो स्वयं को अपनी आइडेंटिटी को लेके क्या है, कंफ्यूजन है। तो इससे क्या होता है कि उसकी जो लोनलीनेस या इमोशनल आइसोलेशन है, वो क्या है, भावनात्मक रूप से अपने को अकेला फील करेगा, अकेलापन उसके अंदर रहेगा, जिससे क्या है वो डिप्रेशन में जाने की उसकी संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वो डिप्रेशन से क्या करता है, डील करता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर वो स्टेज 6 में, यंग एडल्टहुड अपने स्टेज 6 में सक्सेस कर रहा है, अपनी इंटीमेसी कर रहा है, मतलब इंटीमेट हो रहा है अपने रिलेशनशिप में, तो वो क्या है, कहाँ की तरफ को जाएगा उसका रिलेशनशिप, लव की तरफ को। इसके विपरीत में अगर उस बच्चे में, उस एडल्ट में आइसोलेशन का या वो फेल हो रहा है, तो उसका रिलेशनशिप कहाँ को जाएगा, लोनलीनेस की तरफ को। स्टेज 7 है जेनिटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, उत्पादकता बनाम ठहराव। ये मिलती है हमारी मिडिल एडल्टहुड में 40 से 65 साल के बीच में, क्योंकि इस एज में, इस स्टेज में क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं या वो अपने काम और अपने बच्चे की परवरिश में ध्यान देते हैं, ठीक है। तो इस पीरियड में कौन से पीरियड में आता है, मिडिल एडल्टहुड में। अब बात करते हैं जेनेटिविटी। जेनेटिविटी मीन्स क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी
फ्यूचर जनरेशन के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ ऐसी प्रोडक्टिविटी कर रहा है या ऐसा काम कर रहा है, इस तरीके से अपने बच्चे को नर्चर कर रहा है कि वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को हेल्प कर रहा है या उसमें पॉजिटिव चेंज क्रिएट कर रहा है, साथ ही उस व्यक्ति को बेनिफिट पहुंचा रहा है। क्योंकि बात क्या है, जेनरेटिविटी मीन्स उत्पादकता, कि कोई व्यक्ति ने कुछ इस तरीके से किया कि उसने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को की हेल्प करी, उसे एक पॉजिटिव चेंजेस लाया, चाहे वो अपने बच्चों पे है या अपनी जो दुनिया है उसमें, किसके थ्रू, अपनी काम के थ्रू या अपने पेरेंटहुड की थ्रू। तो क्या होता है कि जेनरेटिविटी में कोई पर्सन अगर अपने बच्चे या अपने काम के थ्रू, अपने वर्क के थ्रू कुछ पॉजिटिव चेंजेस क्रिएट कर रहा है, साथ ही उस अन्य लोगों को, अदर्स पीपल को क्या है, बेनिफिट पहुंचा रहा है, तो वो क्या होती है, जेनरेटिविटी। अगर कोई व्यक्ति या एडल्ट क्या है इस स्टेज में सक्सेस हो रहे हैं, तो वो कहाँ की तरफ को जाएंगे, फीलिंग ऑफ यूजफुलनेस, उनको ये फील होगा कि वो क्या है, उपयोगी है इस दुनिया के लिए, एंड अकम्प्लिशमेंट, उपलब्धि की भावना की तरफ को ले जाएगी उनकी ये सफलता। अगर वो फेल होते तो उनको लगेगा कि इस दुनिया में उनका कोई यूज नहीं है, तो वो क्या है, एक सेलो इन्वॉल्वमेंट इन द वर्ल्ड। उनका फेलियर उनको कहाँ की तरफ को ले जा रहा है, कि वो ये मान रहे हैं कि वो उथली भागीदारी कर रहे हैं इस दुनिया में, तो वो क्या है, अपने को यूजलेस समझेंगे। अब क्या होता है कि जो हमारा एडल्टहुड पीरियड होता है, वयस्कता के दौरान क्या है कि हमारा मेन फोकस कहाँ की तरफ होता है, अपने करियर और फैमिली में। अगर कोई यहाँ पे क्या है, सक्सेस हो जा रहा है, तो उसको क्या लग रहा है कि वो कम्युनिटी में, वो इस दुनिया में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है अपने काम या अपने पेरेंटहुड से। और अगर वो फेल हो रहा है तो उसको क्या लगेगा, वो अनप्रोडक्टिव है, वो कोई भी अनुत्पादक है, उसका कोई भी उत्पादक नहीं है, कोई भी प्रोडक्शन नहीं है, साथ ही साथ अन इन्वॉल्वमेंट इन द वर्ल्ड। उसकी जो फीलिंग है वो कहाँ की तरफ को जाएगी, कि उसे ये लगेगा कि वो दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा है कि जो वो दूसरों के काम आ रहा है। ठीक है, तो इस स्टेज एज है 8 है, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, वफादारी बनाम निराशा। जो फाइनल साइकोलॉजिकल स्टेज है, ये हमारी कौन सी एज में मिलती है, मैच्योरिटी या 65 से, जब तक डेथ ना हो जाए। इसका मेन फोकस क्या है इस स्टेज का, कि जो भी हमने अपनी जीवन में जिया है उस पे हम जो रिफ्लेक्शन देखते हैं, उसका प्रतिबिंब देखते हैं अपनी लाइफ में, इस स्टेज में उसकी बात की गई है। ठीक है, अब क्या है कि इसमें कोई भी व्यक्ति जो 65 साल का मैच्योर व्यक्ति है, वो अपने पीछे की लाइफ को देख के ये समझ रहा है कि वो अपने अब पूरा जीवन उसने सही से जिया या नहीं जिया, या उसे जो करना चाहिए था वो किया या नहीं किया, या वो किसी भी घटनाओं से जो भी उसने काम किए उससे उसे कोई पछतावा है या नहीं। तो इस विकास के बिंदु में, इस पॉइंट इन डेवलपमेंट में क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पीछे की लाइफ को या इवेंट्स को क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि उसने अपना पहला जो भी उसका जीवन था उसने उसे कैसे जिया। जो एरिक्सन की थ्योरी है वो जो और थ्योरी से अलग क्यों है, क्योंकि उस एरिक्सन ने हमारी जो डेवलपमेंट प्रोसेस को क्या कहा, कि हमारा डेवलपमेंट कब तक होता है, जब तक हमारा जीवन होता है। ये लाइफ स्पेन डेवलपमेंट है, प्रोसेस है, साइको सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, तो एरिक्सन की जो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है वो लाइफ स्पेन डेवलपमेंट थ्योरी है, या पूरे जीवन काल में हमारे विकास के बारे में डेवलप किया, इसीलिए ये थ्योरी क्या है, और जितनी भी थ्योरी है उनसे अलग है। और इसमें हमारी ओल्ड एज को, जब क्या है डेवलपमेंट, क्योंकि हम क्या कहते हैं, ओल्ड एज के बाद डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, कि जो हमारे दिमाग में चल रहा है, जो हम अपना रिफ्लेक्शन देख रहे हैं अपने जीवन का, तो इसलिए जो एरिक्सन की थ्योरी है वो और थ्योरी से क्या है, डिफर करती है इस केस में, कि हमारी जो डेवलपमेंट है वो हमारी एंटायर लाइफ स्पेन या हमारे पूरे जीवन काल में होता रहता है हमारा डेवलपमेंट। अब क्या है, जो ओल्डर एडल्ट हैं, जो वृद्ध वयस्क हैं, वो अपने जीवन को जब पीछे देखते हैं, अगर उन्हें क्या है, फील ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, अगर उन्हें तृप्ति की भावना महसूस करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि क्या है कि अगर वो
सक्सेस हो रहे हैं, उनको ये फील हो रहा है कि उन्होंने वो सब कुछ किया जो वो करना चाहते थे, उन्होंने जो भी कुछ किया वो सही करा, उनके अंदर सेंस ऑफ फुलफिलमेंट की भावना डेवलप हो रही है, उनकी तृप्ति की भावना डेवलप हो रही है। तो उससे क्या है, वो कौन सी स्टेज की तरफ को जाएंगे, फीलिंग ऑफ विजडम। तो उनकी जो इस स्तर में, इस स्टेज में उनका जो सफल होना उनको कहाँ की तरफ को ले जाएगा, ज्ञान की भावनाओं की ओर, फीलिंग ऑफ विजडम। अगर वो फेल होते हैं, यहाँ पे इनका डेवलपमेंट क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, तो किधर की तरफ को जाएगा, रिग्रेट, बिटरनेस एंड डिस्पेयर। कहाँ की तरफ को, पछतावा, कड़वाहट और निराशा। अगर व्यक्ति को लग रहा है, उस ओल्डर एडल्ट को लग रहा है कि उसने अपने जीवन काल में गलत किया, या उसने जो वो करना चाहता था वो नहीं कर पाया, तो उसको क्या है कि इस स्टेज में पछतावा होगा, रिग्रेट होगा कि उसने ये काम क्यों नहीं किया, या उसके अंदर कैसी भावना डेवलप होगी, बिटरनेस, कड़वाहट की, या डिस्पेयर की, निराशा की भावना डेवलप होगी। इसके कंपैरिजन में अगर वो सक्सेस हो रहा है इस स्टेज में, तो क्या है, उसके अंदर ज्ञान की भावना, फीलिंग ऑफ विजडम डेवलप होगा। अब क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर अच्छे से जिया है, तो वो क्या है, उसके अंदर क्या डेवलप हो रहा है, सेंस ऑफ पीस, शांति की भावना होगी, और उसके क्या लगेगा कि उसने अपना जीवन अच्छे से दिया है। अब वो अगर वो मर भी गया तो क्या है कि उसने अपनी लाइफ अच्छे से जी। पर अगर कोई क्या है, रिग्रेट फील कर रहा है, और अब उसे अपना ऐसा लग रहा है कि उसने अपनी लाइफ अच्छी से नहीं जी, तो उसके अंदर क्या फीलिंग डेवलप होंगी, फेयरफुल। वो डरेगा, उसको ये लगेगा कि उसने अपना लाइफ अच्छे से नहीं जी, और अब उसकी लाइफ समाप्त होने वाली है, खत्म होने वाली है, तो उसको वहां पे क्या होने लगेगा, डर लगेगा, वो अपने को फेयरफुल फील करेगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी जो ओल्डर एडल्ट स्टेज में अपना फुलफिल, अगर उसको अपनी लाइफ का जो रिफ्लेक्शन, अपनी पीछे की लाइफ का जो प्रतिबिंब देख रहा है, अगर वो उससे क्या है, सेटिस्फाई है कि उसने जो कुछ भी किया वो सही करा, तो वो उसको कहाँ की तरफ को ले जाती है, इस सेंस ऑफ पीस, शांति की भावना को। और अगर वो फेल हो रहा है, तो उसका डेवलपमेंट कहाँ की तरफ को होगा, रिग्रेट, बिटरनेस और डिस्पेयर की तरफ को। वो अपने को क्या है, निराशाजनक महसूस करेगा। अब क्या है, मेरिट ऑफ इरेक्शन थ्योरी। पहला जो मेरिट है, क्या क्या गुण है इरेक्शन थ्योरी की। पहला मेरिट है, एरिक्सन हैज कंसिडर्ड एडोलसेंस वेरी सिग्निफिकेंट इन हिज थ्योरी। जो एरिक्सन थे, उन्होंने अपने जो इस थ्योरी में जो किशोरावस्था को है सबसे महत्वपूर्ण माना है, एडोलसेंस को सबसे इंपॉर्टेंट कहा गया है या सिग्निफिकेंट कहा है। सेकंड मेरिट है, एरिक्सन हैज अडॉप्टेड ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड इन हिज थ्योरी। जो एरिक्सन थे, उनके सिद्धांत को एक अपना ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी दृष्टिकोण अपनाया था उन्होंने। फेलियर इन वन स्टेज विल लीड टू फेलियर इन अनदर स्टेज इज नॉट एसेंशियल। उनका ये मानना नहीं था कि अगर कोई व्यक्ति एक स्टेज में फेल हो गया तो अपने नेक्स्ट स्टेज में भी फेल ही होगा, क्योंकि उसका कन्फ्लिक्ट उसी स्टेज में चल रहा है दो चीजों के बीच में, या तो वो क्या होगा, सक्सेस करेगा उस स्टेज में, या वो फेल होगा। तो उसका एरिक्सन की थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति एक स्टेज में फेल होता है तो ये चीज जरूरी नहीं है कि वो अपने नेक्स्ट स्टेज में भी फेल ही होगा। थर्ड मेरिट है, एरिक्सन हैज इंक्लूडेड ऑल द साइकोसोशियल इवेंट्स फ्रॉम बर्थ टिल death in the interpretation of development and integration of personality which is peculiarity in itself। अब जो एरिक्सन है, उन्होंने क्या कहा कि जो किसी भी व्यक्ति का जो विकास है, जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, वो उसमें क्या है, जन्म से मृत्यु तक की सभी घटनाओं को शामिल किया। उसने हर एक इवेंट को क्या है, इंक्लूड किया। उसका ये नहीं था कि हमारा विकास, जैसे जो प्याजे थे उनके हिसाब से किसी भी बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है 4 स्टेजेस में होता है, ठीक है। पर एरिक्सन का क्या मानना था कि जब व्यक्ति क्या हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, वहां पे भी उसका क्या है, डेवलपमेंट है। ये अपने आप में ही एक क्या है, ये समझ लीजिए कि इस थ्योरी की क्या है, एक मेरिट है कि वो हर एक घटनाओं को उसने अपनी थ्योरी में इंक्लूड किया।
फोर्थ है मेरिट इन हिज थ्योरी फॉर द इंटरप्रिटेशन of organization and development of the personality, society and the roles of the person himself have been equally empathized. उसने अपने जो थ्योरी में जो कोई एक क्या है एक व्यक्तित्व की संगठन और विकास की व्याख्या के लिए समाज और स्वयं व्यक्ति की भूमिका का समान रूप से बल दिया। उसने ये कहा कि हर एक व्यक्ति का, चाहे वो उसकी सोसाइटी हो या वो स्वयं हो, दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट को उसने इम्पोर्टेंट बताया। उसने अपनी थ्योरी में कहा कि क्योंकि उसकी कुछ थ्योरी क्या है कि जब हम अपने आप को समझ रहे हैं, ठीक है, जब आप क्या है आपका जो कौन सा स्टेज है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, यहाँ पे बात हो रही है अपनी। यहाँ पे आप अपना को समझेंगे। अगर आप अपनी आइडेंटिटी को समझ रहे हैं तो आप क्या है सक्सेस करेंगे, और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप क्या होंगे, फेल होंगे। इसके उलट अगर क्या है हम, क्योंकि ये साइको सोशल थ्योरी है, अपना हमारे माइंड का सोसाइटी का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो क्या है कि जो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट है उसमें हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं। तो इसका मेरिट क्या है इसकी थ्योरी का कि जो हमारे एरिक्सन थे उन्होंने दोनों को ही, चाहे वो स्वयं की बात हो रही हो या किसी समाज की बात हो रही हो, तो हम कह रहे हैं कि हमारे डेवलपमेंट में समाज और स्वयं खुद, मतलब हम खुद क्या है हमारी जो रोल है वो उस पे दोनों को ही इम्पेटाइज किया, चाहे वो खुद की पर्सनैलिटी की बात करी हो या सोसाइटी की बात करी हो। अब एरिक्सन थ्योरी के डीमेरिट समझते हैं। फर्स्ट डीमेरिट है कि जो एरिक्सन की 8 स्टेजेस थ्योरी है, क्योंकि एरिक्सन ने क्या कहा कि जो किसी भी व्यक्ति का जो डेवलपमेंट होता है उसकी लाइफ स्पेन तक होता है, मतलब जब तक वो जीवन, उसके संपूर्ण जीवन काल तक किसी भी व्यक्ति का डेवलपमेंट होता है। पर उसकी थ्योरी का जो मेन फोकस था वो किस पे था, चाइल्डहुड पे। एडल्टहुड लाइफ से ज्यादा उसने किस पे फोकस किया, चाइल्डहुड पे। तो इसका फर्स्ट डीमेरिट था। और उनका क्या मानना था कि जो ये थ्योरी है ज्यादा किस पे अप्लाइड होती है, लड़कों पे, लड़कियों के कंपैरिजन। दूसरा डीमेरिट है कि सम क्रिटिक्स का क्या मानना है कि जो एरिक्सन है उनकी थ्योरी सिर्फ क्या है जो क्योंकि एरिक्सन की थ्योरी पे किसका इफेक्ट दिखता है, किसकी थ्योरी का, फ्रॉइड के थ्योरी का इफेक्ट दिखता है, मतलब उनकी थ्योरी ही फ्रॉइड के काम पे ही बेस्ड थी। तो कुछ क्रिटिक्स का क्या मानना है कि जो एरिक्सन का काम है वो सिर्फ क्या है, जो फ्रॉइड की थ्योरी को सिंप्लीफाइड करना, सरल बनाना, उसके अलावा कुछ भी नहीं है जो भी फ्रॉइड ने अपनी थ्योरी में कहा। ठीक है। थर्ड डीमेरिट है कि जो एरिक्सन थे उन्होंने ओवर ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड, अति आशावादी रवैया अपनी थ्योरी में दिखाया। पर क्या है कि एरिक्सन ने इसे डिनाइड किया, इस क्रिटिसिज्म को, इस आलोचना को उन्होंने खंडित किया कि उन्होंने ओवर ऑप्टिमिस्टिक या अति आशावादी रवैया नहीं अपनाया, वो प्रैक्टिकल थे अपनी थ्योरी में। क्योंकि जो भी आलोचनात्मक थे, या उन्होंने क्या कहा कि जो एरिक्सन थे वो प्रैक्टिकल नहीं थे अपनी थ्योरी में। पर एरिक्सन ने इस बात का क्या किया, खंडन किया, डिनाइड किया। फोर्थ डीमेरिट है, कुछ साइकोलॉजिस्ट का क्या क्लेम था कि उनकी थ्योरी के जो भी फैक्ट हैं, हाइपोथेसिस हैं, वो सिर्फ किए हैं किसी भी एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट के बिना उन्होंने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया, मतलब उनकी कोई भी तथ्य या परिकल्पना की व्याख्या नहीं की उन्होंने अपनी थ्योरी में। उन्होंने कोई भी एक्सपेरिमेंटल या प्रायोगिक समर्थन नहीं दिया अपनी थ्योरी में। उनके जो भी फैक्ट और कंसेप्ट थे वो सिर्फ उनके पर्सनल ऑब्जर्वेशन में थे, मतलब जो उन्होंने पर्सनली किसी को ऑब्जर्व किया उसके बेस में उन्होंने अपनी थ्योरी बनाई। ये कुछ मनोवैज्ञानिकों का दावा था कि उनकी थ्योरी क्या है, तथ्य और परिकल्पनाओं से बहुत दूर है, उसमें कोई भी एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट नहीं है। उनकी जो थ्योरी है वो सिर्फ क्या है, अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। फिफ्थ डिमेरिट है कि सम क्रिटिक्स का क्या मानना है कि जो एरिक्सन है कि उन्होंने क्या कहा था कि जो भी जो समाज है, जो सोसाइटी है वो चेंज होती है, तो उसके साथ हम भी चेंज होके अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं, एक हेल्थी एंड सुपीरियर पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। किसके साथ चेंज होके, जो भी सोशल कंडीशन चेंज हो रही है, क्योंकि सोशल कंडीशन क्या होती है, चेंज होते रहती है। एरिक्सन का मानना था कि हम भी उस चेंजिंग सोशल कंडीशन के साथ क्या है, एडजस्ट करके अपना
हेल्थी और सुपीरियर पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं। पर क्रिटिक्स का क्या मानना है कि कुछ व्यक्ति बिना सोसाइटी के एक्सपीरियंस करके, जो भी सोसाइटी के चेंज है उनको एक्सपीरियंस करके भी उन्होंने क्या है, एक हेल्थी पर्सनैलिटी डेवलप की, तो और वो क्या हुए, सक्सेसफुल हुए। तो यहाँ पे क्या है, वो एरिक्सन की ये थ्योरी का डिमेरिट है कि जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति सोशल कंडीशन के साथ चेंज होके या एडजस्ट करके ही अपनी हेल्थी और सुपीरियर पर्सनैलिटी को स्वस्थ या श्रेष्ठ व्यक्तित्व का विकास करे। छठा है कि जो सुल्ज थे उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो साइको सोशल स्टेज है उसमें क्या कहा गया है कि जो ओल्ड एज है वहां पे कोई भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं होता, इतना ज्यादा संतोषजनक नहीं होता जितना एरिक्सन ने अपनी ईगो इंटीग्रिटी कंसेप्ट, जो अहम अखंडता अवधारणा में दर्शाया, उतना कोई भी व्यक्ति संतोषजनक नहीं होता है, उतना अपने जीवन से सेटिस्फाई नहीं होता है। सुल्ज ने जो एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी के बारे में कहा। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।